ब्लैक बोर्ड का। ठीक है, सेट 1 करेंगे आज, और ये साइंस का ही है, विज्ञान का सेट 1 करेंगे। इससे पहले हम लोगों का इंग्लिश का, हिंदी का और एसएसटी जो है आपका सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, ये तीनों का कंप्लीट हो चुका है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। विज्ञान का चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, विज्ञान का मॉडल सेट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा, और हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठिए और उसमें थोड़ा नोट करते जाइए, तब ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि ये सब जो भी क्वेश्चन है आगे इन फ्यूचर आपका कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम से भी रिलेटेड क्वेश्चन को सेट किया गया है, वो समय भी आने का चांस होता है। तो अच्छा रहेगा कि आप इस पर ध्यान से देखें, साथ में एग्ज़ाम में तो आपका काम आएगा ही। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक कॉमन है, मतलब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण हम लोग को ऐसे सर पढ़ाते थे। उत्तल दर्पण मतलब उठल दर्पण, ठीक है, जो सामने की तरफ उठा हुआ होता है, ये पार्ट, ये जो हो गया आपका, ये उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण मतलब इधर अगर से आजाद देख रहे हैं हम, तो ये हो गया मेरा ये उत्तल दर्पण। और अवतल क्या होता है, अंदर की ओर धंसा होता है। ठीक है, यानी अंदर की ओर जो देखते हैं, तो ये हो गया अवतल। तो अवतल दर्पण मतलब धंसा हुआ दर्पण, उत्तल दर्पण मतलब उठा हुआ दर्पण, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। सेकंड है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध बताना है आपको। तो मतलब सिंपल है, दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये आपका सूत्र भी है, F=R/2। एफ क्या है, फोकस है। तो फोकस निकालना चाहते हैं तो रेडियस जो होता है आर, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका फोकस दूरी निकल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला है तो उसको भी याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि है, तो देखिए आपका हो जाएगा आवृत्ति। ठीक है, थर्ड का ए नंबर चूज कर लीजिएगा, आवृत्ति। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस मतलब बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो आपका जो अवतल दर्पण है, तो देखिए वो एफ बिंदु से होकर गुजरेगी। एफ क्या, फोकस आप बनाए ही होंगे। ठीक है, अवतल दर्पण जैसे है और यहाँ से आपका कोई ऑब्जेक्ट लाइट दे रहा है, तो यहाँ जो आता है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो पॉइंट पे कट रहा है, इसको हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, तो एफ बिंदु से होकर गुजरेगी। उसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार या सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा। यानी कि कौन सा दर्पण है जिसमें सीधा प्रतिबिंब बने, तो आपका वो हो जाएगा समतल दर्पण। आईना में हम लोग अपने आप को देखते हैं तो हम लोग का सीधा प्रतिबिंब बनता है। बाकी उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण में देखिए तो आकार हम लोग का परिवर्तित होता है। ठीक है, तो 5 का सी नंबर हो जाएगा। 6 नंबर देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो अपवर्तन के आपके 2 नियम हैं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी आपको बताना है। तो देखिए आपका 7 का सी नंबर हो जाएगा, जैसा भी फर्स्ट क्वेश्चन में था। फोकस क्या होता है, फोकस दूरी बराबर रेडियस बाय 2। तो आपका रेडियस कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा। अब आते हैं 8 नंबर। 8 नंबर है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो देखिए अब दर्पण चल रहे थे, अब लेंस आ गया है, तो उत्तल लेंस का क्षमता बताना है जिसका फोकस दूरी 1 मीटर है। देखिए वो हो जाएगा आपका एक डायोप्टर। डी का मतलब क्या है, डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर आप याद रखिएगा, डी का मतलब डायोप्टर है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसा होता है, पॉजिटिव में होता है, प्लस भी मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो या अनंत होता है। तो देखिए आपका है हो जाएगा पॉजिटिव, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो पॉजिटिव रहता है। तो 9 का ही नंबर चूज कीजिए। फिर प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग किस में न्यूनतम रहता है, तो कांच में। ठीक है, कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम रहेगा। 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो इसका फोकस दूरी आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग।
किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, तो उसकी क्षमता कितनी होगी, तो उसकी क्षमता 2 डायोप्टर होगी। ठीक है। उसके बाद प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो आपका निर्वात में पढ़े होंगे, निर्वात में प्रकाश का चाल जो होता है, वेग जो होता है अधिक होता है। 14 है, दिए गए प्रक्रम में कौन उष्माक्षेपी है। ठीक है, उष्माक्षेपी यानी उष्मा निकलता हो। ठीक है, तो आपका हो जाएगा श्वसन। ठीक है, 14 का ए नंबर आप चूज कर लीजिएगा, श्वसन। श्वसन एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है। 15 नंबर है, चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। वो कुरकुरे लेस जो खाते हैं उसमें कौन सा गैस डाला रहता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है। ठीक है, देखे होंगे पहले पैकेट को में पूरा एयर भरा होता है, वही नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, जिससे विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है, महक जाना। तो वो महक से बचाने के लिए, कोई भी खाने को आप रख दीजिए तो महकने लगता है, तो उसी को बचाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं 16 नंबर, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना आपका संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, क्या होता है, लोहा होता है आपका आयरन Fe, और ये किससे मिल जाता है, ऑक्सीजन से, तो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। तो फेरिक ऑक्साइड वही संयोजन हो जाता है Fe आयरन का ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ देखिए, दिए गए अभिक्रम में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। ठीक है, किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए ZnO। ठीक है, Zn से जिंक, O से ऑक्सीजन, प्लस किसी कार्बन, ये तीनों जब मिला तो क्या हुआ, Zn जो है जिंक आपका रह गया और ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ मिल गया। ठीक है, तो CO क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड वो बन गया, और जिंक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये कार्बन। कार्बन का उपचयन हो रहा है। 17 का बी नंबर चूज कर लीजिएगा। आगे है, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट में देखते हैं Ca, कैल्शियम OH का होल 2, तो यहाँ पे OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का 2 हो गया, और यहाँ पे देखिए CO2, तो ऑक्सीजन का 2 हो गया। तो यहाँ देखिए Ca एक है और CO3 ऑक्सीजन 3 कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 to 4 है, चलिए ठीक है, यहाँ 3 किया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन चला गया, तो अब यहाँ पे 3 और 1 4 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ 1 ऑक्सीजन, मतलब यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो 4 है, तो आप देखिए यहाँ पे 3 1 4 कर दिया गया। कैल्शियम एक था, सही है। H2, यहाँ पे देखिए OH का होल 2 है, OH का होल 2 का मतलब क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन का भी 2 है और हाइड्रोजन का भी 2 है। ठीक है, तो H2 यहाँ पे यूज़ कर दिया, सही है, और ऑक्सीजन का 4 था वो हो गया। तो आपका फर्स्ट ही वाला संतुलित समीकरण है। तो 18 का ए नंबर कीजिएगा। अब संतुलित मतलब बैलेंस इसी तरह से कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। Pb है, Pb लेड, CuCl2 कॉपर, क्या बोलते हैं, Cl2 क्लोरीन हो जाता है, ये मिक्स हो रहा है इससे, तो फिर PbCl2 बन गया और कॉपर अलग हो गया। तो देखिए कॉपर क्या हो रहा है, वो हट जा रहा है, कॉपर का विस्थापन हो गया। CuCl2 था तो Cl2 Pb से अभिक्रिया कर गया, PbCl2 बन गया और कॉपर अलग हो गया, तो विस्थापित हो गया। तो 19 का डी नंबर चूज कर लीजिएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। 20 नंबर है, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। गंधीय सूचक मतलब स्मेल करना, महकना, तो वो प्याज है। ठीक है, तो 20 का डी नंबर चूज कर लीजिएगा। प्याज को देखे हैं, बहुत अजीब टाइप का थोड़ा महकता है। उसके बाद आते हैं, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हड्डी जो डॉक्टर जोड़ते हैं, तो ये है आपका CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो इसी तरह पढ़ेंगे CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। तो आप इससे 2 क्वेश्चन बनता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको ये बताना है, सूत्र बताना है, तो उसमें आप CaSO4 इंटू हाफ H2O बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 22 है, विरंजक चूर्ण। देखिए आ गया इसी टाइप से क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र जो होगा वो CaOCl2 हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, CaOCl2।
23 नंबर देखिए, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। ये जो आपको चित्र बना करके दिया गया है, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो इसमें आपका वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट, आप इसे जूम करके देख लें तो इसमें नॉट कैथोड रबड़ का लगा हुआ है, जल डाला गया, हाइड्रोजन है, प्लास्टिक। आप ये बुक में देखिएगा, बुक से ही दिया हुआ है, बुक का पार्ट ही है। इसमें आपका वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप 23 का बी नंबर कर लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में देखिए आपका ऑक्सेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, 24 का डी नंबर चूज कर लीजिएगा। 25 में देखिए है, तनुकरण प्रक्रिया में होती है। तनुकरण एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में क्या होती है। तो इस प्रक्रिया में देखिए हाइड्रोजन जो है प्लस OH माइनस आयन की सांद्रता में कमी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण आपको बताना है। तो फर्स्ट ही में देखिए Ag और Br आर्गन ऑफ ब्रोमीन है। ठीक है, ये जब होता है तो इस पर प्रकाश पड़ने के कारण आपका वियोजन हो जाता है। Ag आपका अलग हो जाता है और Br ब्रोमीन आपका अलग हो जाता है, तो जब इस पर प्रकाश पड़ता है तब। उसके बाद आते हैं, यहाँ से हमको लगता है आपका जीव विज्ञान स्टार्ट हो रहा है। इससे ये भी रसायन था और उससे पहले भौतिक विज्ञान था। अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। तो ये अमीबा जो है अपने कूटपाद से भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है। तो वसा का इमल्सीकरण जो करता है उसको हम लोग पित्त बोलते हैं। ठीक है, डी नंबर चूज कर लीजिएगा, पित्त। आगे देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। तो देखिए स्वपोषी पोषण अमरबेल में भी नहीं होता है, कवक में भी नहीं होता और अमीबा में भी नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ जीव पूछा है और ऑप्शन दिया है, तो इस तरह के केसेस में अगर आपको एग्ज़ाम में इस तरह का प्रॉब्लम हो तो देखिए ये तो है नहीं, श्योर है, तो आप इसको आम को चूज़ कर लीजिएगा, डी नंबर। ठीक है, और फिलहाल के लिए अगर आप लोगों को कोई और लगता है, कोई और आइडिया लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। बाकी अदरवाइज़ आप इसमें डी नंबर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, तो मानव हृदय में 4 होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय होता है। ठीक है, उसके बाद 31 श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। तो श्वसन वर्णक हम लोग हीमोग्लोबिन को कहते हैं। मतलब हमारे बॉडी में ब्लड जो खून होता है, खून में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन का काम क्या है, वो तो उसके कारण खून लाल दिखता है, साथ में जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको खून में वही सप्लाई, हीमोग्लोबिन ही सप्लाई करता है, तो इसीलिए उसको श्वसन वर्णक कहते हैं। 32 देखिए, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। उत्सर्जन तंत्र का सबसे क्रियात्मक इकाई वो है आपका वृक्काणु। ठीक है, वृक्काणु। 32 का सी कर लीजिए। आगे है कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकाल कर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वृक्क क्या, किडनी। तो किडनी अगर खराब हो गया तो क्या होता है, उसको कहते हैं हम लोग, मतलब डायलिसिस करवाते हैं। अपोहन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में डायलिसिस होता है। तो डायलिसिस करवा करके निकाला जाता है। आप देखे होंगे बुक में एक फिगर भी बना होगा, एक आदमी है उसका डायलिसिस किया जा रहा है। फिर जनन की मूल घटना क्या है। जनन, उसकी मूल घटना आपकी हो जाएगी DNA की प्रकृति बनना। तो सी नंबर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आपका ये मूल घटना है, ये भी याद रखिएगा, 2 DNA आपस में मिक्स होता है, यही जनन का मेन जो है घटना है। उसका 35 देखिए, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। ये जो चित्र है आपका वो बहुखंडन को दर्शा रहा है। जैसे कि एक ये है, इससे टूटा, इससे टूट करके अलग एक बना, इससे टूट करके अलग एक बना, इससे टूट करके अलग, मतलब इससे टूट रहा है तो इधर इधर अलग बनते जा रहा है, ये सबसे भी टूट टूट के अलग अलग बनते जा रहा है, तो इस तरह से बहुत सारा बनते जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका बहुखंडन है, एक नहीं बहुत सारा टुकड़ों में, एक पीस टूटा उससे 2 टुकड़ा अगर बना तो उससे टूटा तो उससे भी दो दो टुकड़ा बन गया अलग, इस तरह से फैलते जा रहा है। फिर 36 नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो आप उसको निषेचन कहते हैं। नर युग्मनक और मादा युग्मनक दोनों आपस में मिक्स होता है, उसे हम लोग निषेचन कहते हैं। उसके बाद लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है। तो ये आपका ये टेस्टोस्टेरोन, ये याद रखिएगा।
लड़का लोग में लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, वही यौन अवस्था का लक्षण को नियंत्रित करके रखता है। उसके बाद 38 में आते हैं, सौर स्थिरांक का मान क्या है। तो सौर स्थिरांक का मान ये 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 39 देखिए, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है। तो जैव गैस का मुख्य घटक आपका मीथेन है। और 40 नंबर है, महासागरीय ताप ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितने का अंतर होना चाहिए। तो ये आपका 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। तो 40 का ए नंबर चूज कर लीजिए। ठीक है, तो आपका साइंस का जो है सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। तो बस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ ही शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाते जाऊँ तो उसका अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।